इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आइजक न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट किया था, उसे बनाया था। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए जाने से पहले तक यह मान्यता थी कि ग्रेविटेशन के नियम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए और डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन न्यूटन ने यह साबित कर दिया कि ग्रेविटेशन के नियम सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल एक समान होते हैं और इसीलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ग्रेविटेशन के नियम हैं उन्हें एक सिंगल थ्योरी के रूप में पेश करता है। 17वीं शताब्दी में केपलर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्लैनेट्स सन के चारों तरफ हमारे सोलर सिस्टम में किस तरह से मूव करते हैं। इन लॉज में उन्होंने ये बताया था कि ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकल पॉइंट पर मौजूद होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि इस ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब उसके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी लॉ का यूज करते हुए और साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए न्यूटन ने अपना लॉ फॉर्मुलेट किया। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि न्यूटन ने अपने लॉ को साबित करने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए थे। तो मॉडिफिकेशन जो उन्होंने अपने लॉ को साबित करने के लिए किए थे उसमें उन्होंने ये माना था कि जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स होते हैं सन के चारों तरफ वो सर्कुलर होते हैं, ना कि एलिप्टिकल। इस वजह से उस एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर एक्सिस उसी तरह से काम करेगा जैसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस का काम होता है, यानी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट बिकम्स द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम ये जानते हैं कि उस पे एक सेंटर की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि उसे उसके सर्कुलर पाथ में बनाए रखता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सन जो है वो सेंटर पर मौजूद है और उसके चारों तरफ प्लैनेट जो मूव कर रहा है वो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सन की तरफ अट्रैक्टेड है और अपने ऑर्बिट में बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही दरअसल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। यानी अगर हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। और ठीक यही चीज जो है न्यूटन ने अपने लॉ को साबित करने के लिए की थी। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी प्लैनेट जब सन के चारों तरफ मूव करता है तो अपने ऑर्बिट में मूव करने के दौरान उसकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है जो यहां पे हम मान रहे हैं स्मॉल v, और उसकी सन से जो दूरी है वो हम मान रहे हैं स्मॉल r, जो कि उसके सर्कुलर ऑर्बिट के रेडियस के बराबर होगी, यानी ठीक वही चीज जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में सेमी मेजर एक्सिस होती है। साथ ही हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि उसे अपने ऑर्बिट में एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कैपिटल टी टाइम लग रहा है, यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो कैपिटल टी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिंपल जो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पे हम कह सकते हैं स्पीड जो है वो v है, डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है अपना सर्कुलर ऑर्बिट में, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट पूरा जब वो मूव करेगा तो अपना सरकमफरेंस पूरा वो ट्रेस कर लेगा जो कि होगा 2 पाई r के बराबर, और कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वी कैन राइट दिस एज v इक्वल्स 2 पाई r अपॉन t, जहां पे v जो है उसकी कांस्टेंट स्पीड है, 2 पाई r जो है वो सरकमफरेंस यानी जितना डिस्टेंस उसने कवर किया पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के दौरान, और कैपिटल T जो है उसे वो पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा। अब हम ये भी जानते हैं कि कोई भी फोर्स जो होता है इन जनरल न्यूटन के ही सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब यहां पे जो फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है सेंटर की ओर वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एक्सेलरेशन होता है यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हम जानते हैं होता है v स्क्वायर अपॉन r, जहां पे v जो है ये वो कांस्टेंट स्पीड है और r जो है उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जो कि एक्चुअली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है जिसे हम Fg मान रहे हैं वो होना चाहिए mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर m इज द mass of that planet, v is the constant speed and r is the radius. So m multiplied by a, that is m multiplied by v square upon r will be the force of gravitation. So यहाँ से हम अगर कहें
कि ये v जो है ये 2 पाई r बाई टी है, तो यहां से हम fg को लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r अपॉन टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। सो इसे सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है m मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r। ये पूरी क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r जो यहां से आया है। अब यहां पे अगर हम देखें ध्यान से इस इक्वेशन में, तो हम ये देख सकते हैं कि r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है। सो हम जानते हैं कि केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अकॉर्डिंग थर्ड लॉ में उन्होंने ये बताया था कि क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। सो यहां पे हम देख रहे हैं कि r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सो इसे कांस्टेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे r से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन इस इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो r से हमें डिवाइड भी करना होगा। सो यहां से हम कह सकते हैं कि fg विल बी इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r स्क्वायर। चूंकि r से हमने मल्टीप्लाई किया है तो उतना ही से हमें डिवाइड भी करना होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो नीचे r से एक बार और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो r स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें इस पूरे इक्वेशन को, तो ये पार्ट जो है इसका ये पूरा एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर जो है ये भी हम जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, साथ ही आर क्यूब बाई टी स्क्वायर ये केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है। सो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, तो इसकी जगह हम जो है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, विच वी आर एज्यूमिंग के मल्टीप्लाइड बाई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे एम उस प्लैनेट का मास हो गया और आर जो है उसके ऑर्बिट का रेडियस हो गया। लेकिन यहां पे एक चीज मिसिंग है, एक चीज हमने जो है यहां पे छोड़ दी है। तो हमने छोड़ी जो चीज है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगता है तो सेंटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है। हम मास जिस चीज का एज्यूम करते हैं वो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का मास हम लेते हैं, लेकिन उस केस में सेंटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हम कह सकते हैं केस जो है जस्ट उल्टा है। प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन सेंटर पर उससे कई गुना ज्यादा और दरअसल कई हजार या लाखों गुना मैसिव ज्यादा एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि है सन। तो इसके मास को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसके मास को भी जब हम इंक्लूड कर लेते हैं इस इक्वेशन में, सो यहीं से ये इक्वेशन जो है ये बन जाता है एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे m1 और m2 उस प्लैनेट और हमारे सन जो है उसका मास है, और r जो है वो रेडियस या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी प्लैनेट और सन के बीच की दूरी है। सो इस तरह से आइजक न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट किया था, उसे बनाया था, और फिर उसे उन्होंने जो है जनरलाइज कर दिया और कहा कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ प्लैनेटरी मोशन और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के केस में लागू नहीं होते, बल्कि डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं हमारे चारों तरफ, उनके केस में भी ये लॉ जो है वो सेम अप्लीकेबल होता है। यानी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में और उनके बीच कोई सर्टेन दूरी है और उनका कुछ ना कुछ मास है, तो उनके बीच में हमेशा जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, और इसे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, जो कि होता है एफ जी इक्वल्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे g जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है न्यूटन ने नहीं बल्कि हेनरी कैवेंडिश ने कुछ साल बाद जो है 18th सेंचुरी में कैलकुलेट की थी। और इस इक्वेशन के आधार पर ही कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स हों, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हों, चाहे कितने भी बड़े चाहे कितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हों, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे आइजक न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मुलेट किया था। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।